हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी से। और आज की वीडियो में हम लोग आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडी को स्टार्ट करने जा रहे हैं पूनम गांधी से, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने कहा था। और आपको मैं बता दूं, ये देखिए लेटेस्ट एडिशन है 21-22, ठीक है ना। तो इसमें भी आपके हैं तो 2 पार्ट ही, लेकिन इस सिंगल बुक में ही कवर है, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ब्लर आ रहा होगा बेटा, अभी बस 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं आपका चैप्टर ओपन कर लूँगा। चलिए, हाँ जी। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब इस चैप्टर को आज हम आपका पढ़ेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपके बिजनेस का चैप्टर फर्स्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहला, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो अपने जो गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मोटिव को अचीव कर पाती हैं, ये कोई लक बाय चांस नहीं होता। वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है एक सीक्वेंस जो कि लाइन बाय लाइन फॉलो किया जाना है। जो फर्स्ट नंबर पे है वो फर्स्ट पर, जो सेकंड पर है वो सेकंड पर, जो थर्ड पर है वो थर्ड पर। जैसे ये 5 उंगलियां हैं, सर हमारे भी 5 उंगलियां हैं। नहीं बेटा, मजाक की बात नहीं है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेंशियल है, ज़रूरी है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए बनी है या नॉन प्रॉफिट के लिए बनी है, चाहे वो सर्विस देती है या वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैनेजमेंट सबके लिए नेसेसरी है। यहाँ तक कि अगर एक इंडिविजुअल, आपको भी अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, कंट्रीब्यूशन को पूरा करना है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की। अब यहाँ पर बात आई ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आप जो भी काम करोगे उसका जो एंड रिज़ल्ट आने वाला है, जिस एंड रिज़ल्ट पर आप पहुंचना चाहते हो, वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्टिव। मैनेजर टेक डिसीजन एज टू हु विल डू व्हाट, व्हेन दे विल डू इट एंड व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज़। जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनका डिसीजन होता है कि वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किससे करवाएंगे और किन साधनों का इस्तेमाल करेंगे। जो बेसिक जॉब होती है मैनेजर की, वो ये होती है कि अपने सारे काम को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से करना, चाहे उनके पास फिज़िकल सोर्सेस हो, चाहे फाइनेंशियल, चाहे ह्यूमन, इन सब का ऐसे इस्तेमाल करना कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, पूरा कर पाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, लेकिन हर चीज़ सब में कॉमन होती है, मैनेजमेंट और मैनेजर में। अब मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन डेट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर। जो मैनेजमेंट होता है उसमें एक सीरीज़ फॉलो करी जाती है जो आपस में रिलेटेड होती हैं, जो कि परफॉर्म की जाती है मैनेजर द्वारा। मैनेजर को प्लान करना पड़ता है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के हिसाब से वो अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को जॉब वगैरह देते हैं, सही पर्सन को सही जॉब पर रखते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करते हैं। Giving direction, communicating and motivating these employees to achieve objective effectively and efficiently and ultimately checking whether everything is going as per plan or not। यानी कि जिन भी लोगों से वो काम करवा रहा है, कौन, मैनेजर, उनको डायरेक्शन देना, उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है ना, और अपने काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करना। आपको ये वर्ड इस पूरे चैप्टर में बहुत जगह सुनाई देगा, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। इफ़ेक्टिवली में टी लगा हुआ है, यहाँ पे टी का मतलब है टाइम, और एफिशिएंटली में सी लगा हुआ है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट। जब हम अपने काम को टाइम पर करते हैं, यानी कि जिस टाइम पर करना था तभी करते हैं या उससे पहले करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने अपने काम को इफ़ेक्टिव तरीके से किया। जब हम मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम वेस्टेज पर, कम से कम नुकसान पर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंटली। क्लियर है।
हाउएवर द टाइम स्पेंड बाय मैनेजर इन डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट। भाई जो हमारा मैनेजर है, जिन वर्क पर वो अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है वो अलग हो सकता है। मैनेजर एट टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दैट द मैनेजर एट लोअर लेवल। आगे हम पढ़ेंगे 3 लेवल होती हैं हमारी कंपनी में, एक आपकी टॉप लेवल, एक आपकी मिडिल लेवल और एक आपकी लोअर लेवल। इफ वी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, शिव नादर ऑफ SCL एंटरप्राइज परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन, सो इज नुलसी वाडिया और बॉम्बे डाइंग, बिल गेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे आपको सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ मैनेजमेंट फॉलो की है इनने, तभी इनकी जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सक्सेसफुल है। इवन हमारा जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आपका जो मॉडर्न कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, या आप कह सकते हो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर हमारी जो चीज़ें हैं वो ऐसे करी जा रही हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, किसकी सहायता से? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आए हमारे पास, एक प्रोसेस, एक इफेक्टिव और एफिशिएंटली। ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसेस एक सीरीज़ होती है, एक सीक्वेंस होता है जो स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ता है, और वो सीक्वेंस क्या होता है? पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस होते हैं जो हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि कहा जाए कि मैनेजमेंट करने के लिए हमें इन फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। इफेक्टिवनेस, it is concerned with doing the right task, completing activity and achieving goals. In other words, it is concerned with end result. Being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal on time. जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि इफेक्टिवली का मतलब, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? अपने टास्क को सही तरीके से सही टाइम पर करना। और एफिशिएंसी, इट रेफर्स डू द टास्क इन द राइट वे, कम से कम कॉस्ट पर। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास जो पैसा है जिसको हम फाइनेंशियल रिसोर्स कहते हैं, हमारे पास लोग हैं जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, मशीन वगैरह हैं जिसको हम फिजिकल रिसोर्सेज कहते हैं, इनका ऐसे इस्तेमाल करें कि कहीं भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हमें डिफरेंस दे रखा है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि काम को टाइम पर करना, मैटर नहीं करता कि कितना खर्चा हो रहा है। एफिशिएंसी का मतलब इट रेफर्स टू कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंसी का मतलब है कि अपने काम को कम से कम कॉस्ट पर और ऐसे इस्तेमाल करना कि हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं हो। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि एंड रिजल्ट को अचीव करें। एफिशिएंसी का होता है कि कॉस्ट बेनिफिट को साथ में लेके चलना। डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द टास्क इन राइट वे। तो ये आपका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, मैनेजमेंट और प्रोसेस। आई होप ये वर्ड आपके क्लियर हुए होंगे। रिलेशन क्या है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट इफेक्टिव है टास्क करने के लिए, उतना ही इफेक्टिव हमारा एफिशिएंसी है। तो आप यहाँ देखो, एग्जाम्पल दिख रहा हो आपको, तराजू के दो पहलू। अगर आप दोनों चीज़ साथ में करते हो, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अपने काम को इनएफिशिएंट करते हो, इनएक्टिव होते हो, तो आपकी कंपनी लॉस में जा सकती है। यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग ऑथर्स की कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं। आप इनमें से जो भी आप लेना चाहें, पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं, याद करना चाहें। अब यहाँ पर आपके 3 कंसेप्ट अलग अलग हो गए। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट का, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये इसी सीक्वेंस में फॉलो किए जाते हैं। इफेक्टिवनेस, काम को टाइम पर करना, और एफिशिएंसी, मिनिमम कॉस्ट। कीवर्ड्स यहाँ दे रखे हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब यहाँ पर कुछ MCQs वगैरह दे रखे हैं और केस स्टडी दे रखे हैं। ठीक है ना? तो देखिए, मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स, मिनिमम कॉस्ट। आइडेंटिफाई 2 रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको कुछ देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिबरेट प्रोसेस। ये क्या है? मैनेजमेंट है। बता दूँ कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जिस किसी के भी होंगे, मैनेजमेंट के ही नहीं,
किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी के भी फीचर्स सबके लिए सेम रहते। इसका मतलब है कि अगर मैं इस्तेमाल करूं मैनेजमेंट का, या आप इस्तेमाल करो मैनेजमेंट का, या कोई भी पर्सन मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है, सबके लिए ये फीचर सेम रहेंगे। तो पहला फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का हमेशा ये उद्देश्य होता है कि आपकी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको पूरा करें। द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो फंक्शंस, जो एक्टिविटी मैनेजर करता है, वो सारी एक्टिविटी हमें ले जाती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। यानी कि जितने भी लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, उन सभी के एफर्ट को जोड़कर मैनेजमेंट के कंपनी के गोल में लगाता है। तो यानी कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। सेकंड फीचर है मैनेजमेंट इज परवेसिव। थोड़ा हम जूम कर देते हैं। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे मंदिर का घंटा कोई भी बजा सकता है, ऐसे ही जो परवेसिव फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, इसका मतलब ये होता है ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी, या ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोई फर्म, या ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोई स्कूल, कोई भी मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, तरीका अलग हो सकता है। मैनेजेरियल एक्टिविटी आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा, अलग अलग लेवल द्वारा। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल। मैनेजमेंट की ज़रूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करता हो या सर्विस देता हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए बना हो या नॉन प्रॉफिट के लिए कमा हो। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूरी दुनिया में इस्तेमाल करा जाता है। मैनेजर जो इंडिया में यूज़ करते हैं, यूएसए में, जर्मनी में, सब में हो सकता है मैनेजमेंट यूज़ करते हो, सब मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन तरीका अलग। तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। थर्ड आता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट हमारा किसी एक सिंगल एक्टिविटी में डील नहीं करता, वो 3 एक्टिविटी में काम करता है। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट इन 3 एक्टिविटीज़ में वर्क करता है। अब वन बाय वन हम समझाएं कैसे। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। जितनी भी कंपनीज हमारी बनी हैं वो किसी न किसी वर्क को करने के लिए, किसी न किसी टास्क को करने के लिए, किसी न किसी गोल को करने के लिए बनी है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। और तो मैनेजमेंट की एक्टिविटी इस तरीके से करी जाती है कि जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारी कंपनी बनी है वो टास्क परफॉर्म हो, और द टास्क और वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। और जो हमारा टास्क है, जो हमारा काम है, वो डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन ए स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। स्कूल का काम क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल का काम क्या होता है? पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। इंडस्ट्री का काम क्या होता है? मैन्युफैक्चर करना। तो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट ये करता है कि जो हम लोगों का काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। तो ये तो पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्स, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल हमारी ह्यूमन रिसोर्स होती है कंपनी की, और ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट्स होती है कंपनी की। मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? उनको अपने काम को अचीव करना पड़ता है लोगों द्वारा, और उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसे स्ट्रेंथ बनाकर और वीकनेस को इग्नोर कर कर। तो इसके 2 डायमेंशंस होते हैं,
टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल नीड, यानी कि जो काम कर रहा है एम्प्लॉय आपके यहाँ उसकी अपनी इच्छा क्या है, नीड क्या है। और टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग हैं सबकी केयर करना। तो अभी यहाँ पर मैनेजमेंट की दो एक्टिविटी आपने देखी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। Operation refers to activity of production cycle such as buying inputs, converting them into semi-finished goods or finished goods. ऑपरेशन का मतलब एक तरीके से कह रहा है कि जहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपने खरीदा रॉ मटेरियल, उसको आधा बना हुआ माल बन गया, फिर वो पूरा बन गया, इसको हम कहते हैं ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में मैनेजमेंट ऑफ वर्क को और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिक्स कर दिया जाता है कि कौन काम करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। ठीक, तो ये है हमारा थर्ड फीचर मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन। यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था फंक्शंस होते हैं ये मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आता है, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना। अब ऑपरेशन में कंबाइन कर दिया तो प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज। फिर आता है फोर्थ फीचर जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस या फिर कभी नहीं एंड होने वाला फंक्शन है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं आप सब में इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है ना, क्योंकि क्या लिखा है, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लगातार करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर ऑल द टाइम। ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ये सारे मैनेजर्स द्वारा हर समय परफॉर्म करने पड़ते हैं। समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग देन स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। मैनेजर परफॉर्म ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा ये जो मैनेजमेंट है वो क्या है सर, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें बार बार लगातार करना पड़ता है, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है सर, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा रेफर करता है एक ग्रुप को जिसमें काफ़ी सारे लोग हों जो मैनेजरियल एक्टिविटी कर रहे हों। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज हर रोल एट हिज हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट। हर इंडिविजुअल अपना अपना काम कर रहा है अपने अपने स्टेटस के अनुसार, अपने अपने डिपार्टमेंट में। देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि हम अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज करते हैं और चेंज करने के काबिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक रेस्टोरेंट खोला और जो आप चीज़ बना रहे हो वो लोगों को पसंद नहीं है, लोग नहीं खाते, तो क्या आप उसका और प्रोडक्शन करोगे? नहीं करोगे। आप कोई ऐसी चीज़ लाओगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएं। तो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के ऊपर अगला पूरा एक चैप्टर ही है कि मैनेजमेंट में क्या होता है। मैनेजमेंट हमारे गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारी एक्टिविटी किसके अनुसार चेंज होती है? एनवायरनमेंट के अनुसार। तो और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या आता है बाहर का एनवायरनमेंट में? सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मैनेजमेंट से। एज चेंजिंग टेक प्लेस इन दीज एनवायरनमेंट, कुछ इम्प्लीमेंट होते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होते। लास्ट फीचर आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप ना छू सकते ना देख सकते। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं आप उन्हें फिजिकली देख नहीं सकते, उसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक, तो ये थे हमारे फीचर किसके? मैनेजमेंट के।
तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है गोल ओरिएंटेड, यानी कि मैनेजमेंट फोकस करता है अपने एंड रिजल्ट पर। मल्टी डायमेंशनल यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें करता है। परवेसिव कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कंटिन्यूस कभी नहीं रुकने वाली। ग्रुप एक्टिविटी सभी लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं परफॉर्म करते हैं। डायनेमिक अपने हिसाब से चेंज करना, जैसे एनवायरनमेंट चल रहा है। और इंटेंजिबल जिसे आप देख नहीं सकते, है ना। अब यहाँ पर कुछ MCQ एंड केस स्टडी दे रखी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा, जो एंड में आपको मिलेगा, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है उसके 3 मेजर कैटेगरीज के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और वन बाय वन हम इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो कंपनी है उसकी ग्रोथ हो और उसको टाइम टू टाइम प्रॉफिट मिलता रहे। तो जनरली एज्यूम करा जाता है कि इस ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इस ऑब्जेक्टिव में सारा काम होता है हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव को भी कई पार्ट में बांटा जाता है, जिसको हम 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कहते हैं इस ऑब्जेक्टिव की। सबसे पहला सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि उसने जितना पैसा लगाया कम से कम उतना रिकवर हो जाए। बाद में देखेंगे, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहले इतना पैसा निकल आया, उसको हम कहते हैं सर्वाइवल। जितना पैसा आपने लगा दिया उससे ज़्यादा जब आपके पास आ रहा है तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। और ग्रोथ क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटी। जो हमारी बिजनेस कंपनीज होती हैं वो अपनी एक्टिविटी को एक्सपेंड करती हैं। कैसे? द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कितना सेल्स हो रहा है, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये चीज़। तो ये 3 होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला, जितना आपने पैसा लगाया उसको निकाल लो, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल। फिर अगर सर्वाइवल हो गया, उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो हमें क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रोथ। देन आपको ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट और सर्वाइवल में डिफरेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम कमाते किससे हैं? सोसाइटी से। हम पैसा किससे कमाते हैं? सोसाइटी से कमाते हैं। तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड द सोसाइटी। जो हमारी कंपनी ने सोसाइटी से वादे कर रखे हैं, उन वादों पर पूरा करना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट होता है सोसाइटी का, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट देने चाहिए रीजनेबल प्राइस पर। कभी कोई हादसा हो जाए तो वहाँ अपना डोनेशन देना चाहिए। इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करनी चाहिए। टाइम टू टाइम जॉब निकालनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए कम्युनिटी को। ट्रेनिंग करवानी चाहिए टाइम टू टाइम एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल पर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मेनली इसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारी पब्लिक है उसको किसी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए। और अगर हार्म हो रहा है तो हम कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पा रहे? सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या इसे आप कह सकते हो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, या कह सकते हो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनका देखभाल करना, उनके लिए आपके क्या उद्देश्य हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रिलेट करते हैं हमारी कंपनी के एम्प्लॉय से, क्योंकि एम्प्लॉय मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है हमारी कंपनी का। और अगर हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं तो हमारे लिए वो कस्टमर सेटिस्फाई लाएंगे। तो देखो, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें सैलरी देनी चाहिए जिससे उनकी फाइनेंशियल नीड
पूरी हो सके, उनका प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम पे, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट, और उनको ऐसे वर्किंग कंडीशन में काम करवाना चाहिए जो अच्छा हो और हेल्दी हो और उनके लिए सेफ हो। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हुए हमारे मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। A business organization attain top position only because of the quality of management। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, वो एक अपने टॉप पर पहुंच जाती है, टॉप पोजीशन पर पहुंच जाती है, उसका तो रीज़न यही है कि उसने अपनी जो मैनेजमेंट की है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की करी है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस। जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो लक बाई चांस से नहीं अचीव करती टारगेट, वो उनको एक डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। और अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करा है तो इससे आपकी टाइम की वेस्टेज होगी, मनी की वेस्टेज होगी और एफर्ट्स की वेस्टेज होगी। मोस्ट ऑफ बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। काफ़ी सारे बिजनेस फेल भी हो जाते हैं पुअर मैनेजमेंट की वजह से। तो कहा जाए कि मैनेजमेंट एक लाइफ गिविंग एलिमेंट है बिजनेस में। मैनेजमेंट क्या होता है, आई होप ये आपको मालूम होगा। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शेल नेवर बिकम प्रोडक्शन। इसके बिना जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ही रह जाते हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पाता उनसे, ठीक है ना। तो अब इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। अगर हमारा मैनेजमेंट नहीं है तो कोई भी बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर सकता। तो क्या क्या फीचर्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और जो आपकी कंपनी है उसका भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, उनके भी ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं और आपकी कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं, ऐसे कोऑर्डिनेट करवाती है। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट क्या करती है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का जो डायरेक्शन है वो एक ही एफर्ट में जाएगा जिससे कंपनी का गोल भी अचीव हो जाए और उनके पर्सनल गोल भी अचीव हो सके। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारा मैनेजर होता है वो ट्राई करता है कि वो कम से कम खर्चा करे और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे बिना किसी रिसोर्सेज को वेस्ट करे। इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी, जिसको लैंग्वेज में कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपको मालूम है हमारी मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, फंक्शंस होते हैं। तो मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर वर्क करता है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड फीचर है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। Organization have to survive in dynamic environment, so manager keep making changes in the organization to match the environmental changes। हमारी कंपनी को अगर आगे के लिए सर्वाइव करना है, मार्केट में बने रहना है, तो आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज करते रहना पड़ता है। द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। यानी कि जितने भी कंपनीज में एम्प्लॉय होते हैं वो चेंज के आदी होते हैं, उन्हें मालूम है जैसा चेंज आएगा वो अपने आप को उसमें ऐसा एडॉप्ट कर लेंगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू एडॉप्ट चेंजेस विलिंगली by convincing them that change is not only beneficial for organization but it improve the employee work also in the competitive market। जो हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि भाई ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसको आप एडॉप्ट करो, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, बिजनेस के लिए भी फ़ायदेमंद है, और आगे अगर कंपटीशन वाला मार्केट आता है तो हम उसमें भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। An efficient manager is the one who bring maximum prosperity for employer as well as employee। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा एम्प्लॉयर का भी करवाए और एम्प्लॉय का भी करवाए। मैनेजर लीड द पीपल इन सच ए मैनर दैट अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉय इज ऑल्सो अचीव। जैसे मैंने सबसे फर्स्ट वाला फीचर बताया था कि मैनेजर इस तरीके से काम करता है कि एम्प्लॉय का भी जो गोल है वो भी अचीव हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो भी अचीव हो जाए। सर कैसे?
मान लीजिए सारे जितने भी एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं उन सबका टारगेट क्या होता है कि हमें अच्छी सैलरी मिले। मालिक आया या मैनेजर आया, उसने कहा कि अगर आप लोग मेरा ये टारगेट इस डेट तक कर दोगे तो मैं आपको 10% सैलरी एक्स्ट्रा दूंगा। तो अब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका टारगेट क्या बन गया कि काम को टाइम पर करना है, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी और काम को टाइम पर करेंगे तो कंपनी का भी काम हो रहा है। तो इस फीचर का मतलब यहाँ पर ये है। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Efficient management always has multiple objectives. They give due importance to social obligation towards different group of people such as employee, customer, supplier. एक एफिशिएंट मैनेजमेंट के पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंस देते हैं सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है। अलग अलग ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे कस्टमर, हमारे सप्लायर। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, कम्पिटिटिव सैलरी, यानी मतलब कि वही है जो हमने पिछले ऑब्जेक्टिव से पढ़ा था, वही सारी चीज़ इसमें आ रही है। तो यहाँ पर बात हो गई सारी मैनेजमेंट के फीचर्स की। देन उसके बाद आपको अच्छी सी केस स्टडी भी दे रखी है प्रैक्टिस के लिए। आता है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सम ऑथर रिगार्ड मैनेजमेंट एज साइंस। कुछ ऑथर्स ने कहा है कि मैनेजमेंट साइंस है, बिकॉज दे आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि इसके जो बनाए हुए प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया है, टेस्ट किया गया है। कुछ ऑथर कहते हैं कि आर्ट है, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, और कुछ कहते हैं कि प्रोफेशन है। टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर एंड मीनिंग ऑफ साइंस। ये पता करने से पहले कि मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, हमें इन सब के बारे में जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। साइंस एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जिसकी जो नॉलेज होती है वो बेस्ड होती है किसी लॉजिक पर, या फिर ऑब्जर्व किया है, फाइंड किया है, फैक्ट है या इवेंट है। साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल विच कैन बी वेरीफाइड एंड कैन बी एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं और वो कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपकी अपने पक्के दोस्त से लड़ाई हो जाती है तो व्हाट्सएप पर डीपी हट जाएगी, सैड वाले स्टेटस लग जाएंगे। आप समझ सकते हो कौन से दोस्त की बात हो रही है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। साइंस में अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो उसके लिए एक अच्छे खासे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जहाँ से आप उसकी नॉलेज ले सकते हैं। जैसे ही साइंस में है वैसे ही मैनेजमेंट में भी काफ़ी स्टडी मटेरियल हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ना मैनेजमेंट, ये कहाँ अवेलेबल है? बिजनेस की बुक में अवेलेबल है। तो पहला फीचर आप कह सकते हो साइंस में प्रेजेंट है और मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। दूसरा, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो डेवलप करे जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं और उन पर बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बट since management deal with human being and human behavior cannot be accurately predicted। मैनेजमेंट के भी जितने प्रिंसिपल हैं वो भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट में हमें इंसानों में डील करना पड़ता है, ह्यूमन बीइंग में डील करना पड़ता है, और ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये फीचर आप कह सकते हो कि पार्शली प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्योंकि मैनेजमेंट हमारी प्योर साइंस नहीं होती, इन एग्जैक्ट साइंस होती है, या आप कह सकते हो सोशल साइंस होती है। थर्ड फीचर आता है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब है साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। साइंटिफिक के जितने, फिर थर्ड फीचर है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या होता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल
हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल जितने भी होते हैं वो एक बार जब बन जाते हैं तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसे डील करना पड़ता है अपने डायनेमिक फंक्शन के हिसाब से, टाइम टू टाइम वो चेंज करते रहते हैं। तो ये फीचर आपका साइंस में तो है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। अब बात आती है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट कैन बी डिफाइन, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसके लिए आपको स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। इसके मेन फीचर, सबसे पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये आपको मालूम ही है कि अगर आर्ट में आपको किसी भी तरीके की नॉलेज ली है तो अच्छे खासे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। तो ये फीचर आपका आर्ट में भी होता है और मैनेजमेंट में भी होता है। नेक्स्ट बात करी जाए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ। आर्ट के फील्ड में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपके पास है तो उससे काम नहीं चलेगा। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। हर आर्टिस्ट के पास अपनी एक पर्सनल स्किल होती है, क्रिएटिविटी होती है, ताकि वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि छक्का मारो क्रिकेट वाला, तो सबका मारने का स्टाइल अलग होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई बैट कैसे पकड़ेगा, कोई किसी तरीके से पकड़ेगा, कोई किसी तरीके से पकड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सेम प्रॉब्लम अगर 10 लोगों को होती है तो उनको डील करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो उसको हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो ये फीचर आपका आर्ट में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है अपनी आर्ट को निखारने के लिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। आर्ट रिक्वायर क्रिएटिव प्रैक्टिस। आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज। ऐसे ही हमारे मैनेजर को भी काम करना पड़ता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से। तो आप कह सकते हो कि आर्ट के तीनों फीचर मैनेजमेंट में भी हैं और आर्ट में भी है। ठीक, अब ये लाइन आती है बोथ साइंस एंड आर्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस के कौन से फीचर मैच करते हैं और आर्ट के कौन से फीचर मैच करते हैं। अब तीसरा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और जहाँ पर जो एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंट्री का मतलब आपको कुछ टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं। सबसे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी प्रोफेशन CA, CMA, CS, डॉक्टर, ये सभी पेशे से प्रोफेशन कहलाते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उन्हें उस डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर होता है उसे मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होती है। तो ये फीचर दोनों में है। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। प्रोफेशन अगर आपको कोई चूज़ करना है तो उसमें शुरुआत में आपको कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ेगा। अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर ओनली व्हेन ही हैज़ हैविंग MBBS डिग्री। एक डॉक्टर जब ही अपना प्रैक्टिस कर सकता है जब उसके पास MBBS की डिग्री है। वेयर एज देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फीचर आपका प्रोफेशन में है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी हमारे प्रोफेशंस होते हैं उन सबके ऊपर एक स्पेशल एसोसिएशन होता है जो इनको रजिस्टर्ड करता है और उनके हिसाब से उन्हें काम करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स के ऊपर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा क्रिकेटर के ऊपर BCCI, CA के ऊपर ICAI। लेकिन मैनेजमेंट में भी ऐसा है, मैनेजमेंट के ऊपर भी काफ़ी ऐसी एसोसिएशन है लेकिन अभी वो सब जगह लागू नहीं है। तो इसीलिए ये फीचर आपका प्रोफेशन में है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ इथिकल कोड फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल। जितने भी हमारे प्रोफेशन होते हैं इनके कुछ इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको आपको तोड़ना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते। क्रिकेट छोड़ो, बिग बॉस तो सब देखते होंगे, हाथापाई नहीं कर सकते। तो इनको इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता।
लास्ट आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनका बेसिक मोटिव होता है क्लाइंट्स को सर्व करना, डेडिकेशन, सर्विस देना। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं है, यानी सिर्फ एक मैच करता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन सा फीचर नेचर ऑफ मैनेजमेंट के साइंस में आता है, मैनेजमेंट में आता है, कौन सा आर्ट में आता है, कौन सा प्रोफेशन, वो रेफर करता है ग्रुप ऑफ पर्सन पर। कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आर एम्प्लॉयड एंड प्लेस डिफरेंट प्लेसेस टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजर एक्टिविटी। जो हमारी कंपनी होती है उसमें काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयड किया जाता है, जॉब दी जाती है और उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्क परफॉर्म करने को कहा जाता है। टू कैरी ऑन दीज एक्टिविटी दीज एम्प्लॉय आर गिवन नेसेसरी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कुछ नेसेसरी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दिस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ अथॉरिटी, और इनसे एक क्रिएशन होता है चेन ऑफ अथॉरिटी का, जो 3 लेवल्स में डिवाइड है। जो चेन होती है वो 3 लेवल्स में डिवाइड है। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा है सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल। तो बारी बारी पहले देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, कौन आता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि हमारी कंपनी के इसमें सारे सीनियर्स आते हैं, जैसे कि चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एसेट्रा। It include group of crucial person essential for leading and directing the efforts of the other people। ये उन लोगों का एक ग्रुप होता है जो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी क्रूशियल होते हैं, है ना। तो अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको मालूम होने चाहिए कि ये काम क्या करते हैं। सबसे पहला, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब जो कंपनी है वो उसका उद्देश्य क्या रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, किस उद्देश्य से वो काम करेगी। द टॉप लेवल मैनेजर फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। जो टॉप लेवल मैनेजर होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के हो। सेकंड क्या होता है इनका फंक्शन, सेकंड फंक्शन होता है फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। जो टॉप लेवल मैनेजर होता है वो प्लान एंड पॉलिसी बनाता है कि जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए क्या क्या प्लान्स एंड पॉलिसी फॉलो करी जाएंगी। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल यानी कि इसके बाद का जो लेवल है वहाँ पर जो वर्कर हैं उन्हें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उसका भी बायोडाटा लिखती है। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट्स, कंपनी को कितने पैसे की ज़रूरत है डेली की एक्टिविटी करने के लिए, फिक्स एसेट्स तो ख़रीदने के लिए, इन सारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल पर आती है। आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो कंपनी के सर्वाइवल के लिए, कंपनी के वेलफेयर के लिए हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। बड़े बड़े गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, मीडिया, इन सब के कांटेक्ट में ये रहती है, इन सब से ये बात करती है। टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब का जो वर्क है वो एक ही फॉर्म में ले जाती हैं। तो ये सारे आपको दिख रहा होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल काम करते हैं और जिसके लिए काफ़ी लंबा टाइम उन्हें चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सभी के जो हेड होते हैं वो इसमें आते हैं। तो आप कह सकते हो इन सभी के जो मैनेजर होते हैं वो इसमें आते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। जो पॉलिसी और प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है वो लोअर लेवल तक पहुंचाना। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट,
फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसी, जो कि टॉप लेवल ने बनाया है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, तो इनको वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, कैसे कैसे किससे काम करवाना है। फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय, ये देखते हैं कि कहीं हमारी कंपनी में, कहीं हमारे डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी खाली तो नहीं है, और इफ़ यस तो वो वहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, जॉब निकालते हैं, और जैसी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से पर्सन चाहिए उसको वहाँ पर जॉब देते हैं। मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, जो भी एम्प्लॉय इनके अंडर काम करते हैं उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। कुछ और भी होते हैं। कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, आपको पता है परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बनाए रखते हैं। और रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। उसके बाद थर्ड लेवल होता है जो सबसे लास्ट का, जिसको आप सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हो, लोअर लेवल भी कह सकते हो, ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हो। इस लेवल में सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क वगैरह आते हैं। मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिड लेवल मैनेजमेंट। जो इस लेवल में मैनेजर होते हैं वो सारा काम जैसा टॉप लेवल वालों ने और मिडिल लेवल वालों ने कहा है वैसा ही करते हैं। तो इनकी जो अथॉरिटी होती है वो लिमिटेड होती है। देखो बेटा, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जब आपको कोई जिम्मेदारी मिली है करने के लिए, लेकिन पावर टू टेक डिसीजन आपके पास नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ा तो उस चीज़ का अधिकार आपके पास नहीं है। जब डिसीजन लेने का अधिकार आपके पास आ जाता है उसको हम कहते हैं अथॉरिटी। So the quality and quantity of output depends upon the efficiency of this level of manager। तो जो हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी होती है आउटपुट की वो डिपेंड करती है हमारे मैनेजर की एफिशिएंसी पर। तो इसके फंक्शन क्या क्या है? रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रावेंसेस ऑफ वर्कर। Before the middle level management, the supervisory level manager are directly linked with subordinate, so they are the right person to understand the problem and grievances of subordinate। जो लोग काम कर रहे हैं और मिडिल लेवल, इनके बीच में एक लेवल होता है लोअर लेवल। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो पहले से ही अपने सबऑर्डिनेट से कनेक्टेड हैं, तो उनकी समस्या क्या है, उनके ग्रेवेंसेस क्या आ रहे हैं वो जानते हैं और उसको वो ऊपर पहुँचाते हैं, यानी कि मिडिल लेवल तक। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। इनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे वातावरण में काम करें और जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है वो भी अच्छा बना रहे हैं। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी सेफ और सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, जिस काम को वो कर रहे हैं, जिस आउटपुट को वो ला रहे हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर रखें। वही बात, जो भी वर्कर होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, वेस्टेज को मिनिमाइज़ करते हैं, एक्चुअल वर्क कितना हुआ, कितना करना था उसका जवाब देते हैं मिडिल वालों को, ठीक है ना। अब यहाँ दे रखा है फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन है डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट का कहाँ फोकस, क्या फंक्शन होता है। वैसे आपको मालूम है कि ये मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है। मिडिल लेवल स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन का काम करता है और लोअर लेवल काम करता है डायरेक्टिंग का, ठीक है ना। तो यहाँ आपको दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में कि टॉप लेवल क्या काम करता है, मिडिल लेवल क्या काम करता है, लोअर लेवल क्या काम करता है। अब आता है आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि मैनेजमेंट की एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है जिसे फॉलो किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। रिगार्डलेस ऑफ साइज, नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द मैनेजर हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन विच आर। ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के अनुसार, नेचर के अनुसार, टाइप के अनुसार हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। हर मैनेजर को सबसे पहला फंक्शन जो परफॉर्म करना पड़ता है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? एडवांस में आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। प्लानिंग एक तरीके का गैप है कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हो और आप फ्यूचर में कहाँ पर स्टैंड करना चाहते हो, या फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हो, उसको हम कहते हैं प्लानिंग। सेकंड फीचर होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब
आपने प्लान बना लिए। अगला फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। आपको किससे काम करवाना है, किस किस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, किस किस डेजिग्नेशन से चाहिए, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब कि सेम काम करने वाले को सेम डिपार्टमेंट में और अलग अलग काम करने वाले को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ मैनेजर। इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय। स्टाफिंग थर्ड स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि जॉब निकालना, उसके बाद उनको सिलेक्ट करना, उनको अपॉइंट करना, उनको उनकी ड्यूटी बताना और उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, डेवलपमेंट करना, उनकी रेम्युनरेशन पर काम करना, मतलब एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना एम्प्लॉय का। डायरेक्टिंग में क्या होता है, आपने देखो प्लानिंग कर लिया, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया और आपने स्टाफिंग कर लिया। डायरेक्टिंग में वंस द एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड देयर इज़ नो नीड टू इंस्ट्रक्ट दम एंड गेट द वर्क डन। जब एम्प्लॉय अपॉइंट कर दिया जाता है तो यहाँ पे हमें नीड पड़ती है कि हम अपने एम्प्लॉय को गाइड करें, इंस्ट्रक्शन दें ताकि वो काम सही से कर सके। तो डायरेक्टिंग रेफर्स होता है कि ये हम डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एम्प्लॉय को ताकि वो मोटिवेट हो, अच्छा काम कर सके और हमारी उनसे कम्युनिकेशन बनी रहे। यहाँ पर मैनेजर को एक लीडर की तरह बनना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है कि वो काम को सही डायरेक्शन में करें। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं, सुपरविज़न, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग और लीडरशिप। लास्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक लास्ट फंक्शन होता है जो सारे मैनेजर्स को करना पड़ता है। बेसिकली कंट्रोलिंग में देखा जाता है कि हमने क्या प्लान किया था और कितना काम हुआ है, और उसमें डेविएशन देखे जाते हैं कि जितना हमने सोचा था उतना ही हुआ है या उससे ज़्यादा हुआ है या उससे कम हुआ है। अगर ज़्यादा हुआ है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है और कम हुआ है तो वो नेगेटिव डेविएशन है। देयर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म। 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो हमने पढ़े थे। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आपने सुना होगा कोऑपरेशन, और यह है कोऑर्डिनेशन। जब दो लोगों के बीच में होता है उसे कोऑपरेशन, और जो दो से ज़्यादा वो कोऑर्डिनेशन। इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक फंक्शन नहीं बल्कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का काफ़ी इसेंशियल चीज़ है। The process by which managers synchronize the activity of different department is known as coordination। वो प्रोसेस जिससे जो मैनेजर है अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को एक कर देता है उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स डेट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी ताकत है जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस को बाइंड कर देती है, जोड़ देती है। Coordination is the base or primary function of every manager because various departments of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities। Coordination एक primary function है, main function है हर मैनेजर के लिए। क्यों? क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करें और नीड पड़ती है वहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के वर्क को एकजुट करने का। तो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, जो भी डिपार्टमेंट है सबकी यूनिटी ऑफ एक्शन एक करता है, एकता लाता है अलग अलग एक्टिविटी को। कैसे? सबसे पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें क्यों है भाई? सबसे पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना है, डांस करना है, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है आप वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्रिकेट सब देखते होंगे, जो भी पार्टनर्स जो खेल रहे होते हैं जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं और उनके बीच में तालमेल अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल अच्छा नहीं है, तो ये अच्छे से रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिनस एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो प्लानिंग करता है। बेस्ड ऑन प्लान देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप। प्लान के हिसाब से ही जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर काम करता है, डिविजनल स्ट्रक्चर काम करता है, वो वर्क करता है। स्टाफ इज़ रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड ट्रेन एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो भी हमारी नौकरीज निकलती हैं, सिलेक्शन किया जाता है, वो उसी स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। टू एंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन। तो यहाँ पर
कंट्रोलिंग एंश्योर नो डिस्प्रेसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि जो हमने सोचा था और जो एक्चुअल में हुआ उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो, ये सब हमारा कोऑर्डिनेशन की मदद से हो पाता है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर एट ऑल द लेवल, चाहे आप टॉप लेवल की बात करें, चाहे आप बात करें मिडिल लेवल की, या चाहे आप बात करें लोअर लेवल की, तीनों लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इनक्रिएट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारा टॉप लेवल है उसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि वो सारी एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर सके। कोऑर्डिनेशन जो कि रिक्वायर होती है मिडिल लेवल पर, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। और लोअर लेवल जो वर्कर काम करते हैं उनकी एक्टिविटी। तो कोऑर्डिनेशन हमें हर लेवल पर चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप अब तक समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी बन चुका है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम इसके कुछ फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर देख लेते हैं। सबसे पहला है, ये यहाँ पे देख रखा है आपको कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा। रिपोर्ट पुअर आ रही है, प्रोडक्शन करने जा रहे हो कोई स्टॉक ही नहीं है, सेल्स नहीं हो पा रही है, रिसेप्शन पे देखिए फालतू बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन की है। अब फीचर क्या है, सबसे पहला कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू ग्रुप एफर्ट। ये जो कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट है वो हमेशा ग्रुप एफर्ट पर अप्लाई होगा। अगर कोई अकेला पर्सन काम कर रहा है तो आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। द नीड फॉर ऑर्डरलीनेस इंटीग्रेशन अराइज ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट स्टाइल वर्किंग, सो देयर नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत जब भी पड़ती है जब काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल लोग काम कर रहे हो एक साथ, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग थिंकिंग की, तो उनकी थिंकिंग को एक करना ही हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फसाइजेस ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल बिकॉज कन्फ्लिक्टिंग एफर्ट में कॉज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन हमेशा ही देखता है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जो भी अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनके आपस में लड़ाइयाँ नहीं हो। लड़ाइयाँ होंगी तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। The main aim of every manager is to coordinate the activity and function of all individual to common goal। जो मेन एम होता है हर मैनेजर का वो ये होता है कि जितनी भी एक्टिविटी हैं सबको एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करवाना। भाई ये एचआर डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी तो कंपनी अच्छे से चलेगी। कंटिन्यूस प्रोसेस तो खैर आपको मालूम ही है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन में कंटिन्यूस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो एज अ फीचर। कोऑर्डिनेशन एक नन एंडिंग फंक्शन है, कभी रुकता नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वेरी। डिग्री में वेरी का मतलब चेंज होता रहता है जैसे आपको नीड पड़े। द मैनेजर वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। जो मैनेजर होता है वो कोऑर्डिनेशन को बार बार करता है, लगातार करता है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंपनी अपने टारगेट को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं अचीव कर पाएगी। कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं, सारे लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी तरह के बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन एक कोई टास्क नहीं है जो सिर्फ टॉप लेवल वालों को करना है। जितने भी मैनेजर काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर, उन सभी को कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है। द टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल प्लान एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल होती है वो ये कोऑर्डिनेट करती है कि जितने भी उनकी प्लान्स एंड पॉलिसी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचे। मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करती है कि डिपार्टमेंटल एक्टिविटी सही चलें। लोअर लेवल करती है कि जितने भी वर्कर्स की एक्टिविटी हैं वो सही चलें। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट प्रोसेस। डेलिब्रेट प्रोसेस का मतलब होता है कि एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड चाउस। जो भी मैनेजर होता है, हर मैनेजर एक कोशिश करता है कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन अपनाता है। क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के जो इंडिविजुअल के एफर्ट हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं लग पाएंगे जब वो परफॉर्म करेंगे, और वो एक डेलिब्रेट फंक्शन हो जाएगा। अब आती है इसकी कुछ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है सर कोऑर्डिनेशन की? सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट एंड स्पेशलिस्ट। कोऑर्डिनेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये इंडिविजुअल्स के एफर्ट को, डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को, स्पेशलिस्ट के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में ले जाता है। कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो आपके टाइम में, अप्रोच में, एफर्ट में, इंटरेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा।
तो सबसे पहला ग्रोथ इन साइज, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग, ईच इंडिविजुअल हैज इन ओन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव, सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर एंड द एफर्ट ऑफ दीज एम्प्लॉय टुवर्ड कॉमन गोल। जैसा आपका बिजनेस का साइज वैसा आपका कोऑर्डिनेशन, आपका बिजनेस अच्छे लेवल पर चल रहा है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वगैरह लगे हुए हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, कम एम्प्लॉय हैं कम करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन योर ग्रोथ इन साइज। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन, डिवीजन एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल में क्या होता है, एक आपका परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। ये सारे डिपार्टमेंट के फंक्शन को एक करना ताकि हमारी कंपनी का जो एफिशिएंटली वर्क है वो अचीव हो पाए। और थर्ड है आपका स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट फील दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन राइट डायरेक्शन। द नंबर ऑफ स्पेशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन द ओन वे, it result in chaos and confusion, so there is need to coordinate the activity of all the specialists in a common direction and get benefit of these specialists। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंपनी में कुछ स्पेशल लोग भी काम करते हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, और ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जिनको अपने फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनका काम करने का तरीका अलग है, स्पेशल वाले काम करने का तरीका अलग है। कोऑर्डिनेशन होगा तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे और जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनकी मदद से अच्छा काम करना। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट आपका यहाँ ख़त्म होता है। ये आपका माइंड मैप एक तरीके से दे रखा है याद करने के लिए अच्छे से, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आपका चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।